हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों कक्षा 10 की जो आपकी किताब है उसके अंतर्गत जो आपका चौहान वंश दिया गया है उससे संबंधित वन लाइनर्स के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। सभी चौहानों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, जैसे कि आपके शाकंभरी के चौहान, अजमेर के चौहान, रणथंभौर, जालोर, सिरोही और कोटा बूंदी के जो भी आपके चौहान हुए हैं उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, जो कि आपके कक्षा 10 के अंतर्गत होने वाले हैं। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान के अंदर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। यहाँ पर हम वन लाइनर फॉर्मेट में सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरुआत करते हैं। लगभग 135 वन लाइनर्स हम डिस्कस करेंगे चौहान वंश से संबंधित, तो कम टाइम के अंतर्गत इनको हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो पहला सवाल देखिए, शाकंभरी के चौहानों से संबंधित बिजोलिया शिलालेख 1170 ईस्वी में चौहानों को किस गोत्र का बताया गया है? तो बिजोलिया शिलालेख में इन्हें वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। ये तो बेसिक जानकारी आपको पता होगा। डॉक्टर दशरथ शर्मा और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा चौहानों की उत्पत्ति किससे मानते हैं? तो दशरथ शर्मा और गोपीनाथ शर्मा चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से मानते हैं, यानी ब्राह्मण वंश से मानते हैं। आगे देखिए, चंद्रबरदाई ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासों में चौहानों की उत्पत्ति कैसे बताई है? तो पृथ्वीराज रासों में चौहानों की उत्पत्ति आबू पर्वत पर गुरु वशिष्ठ के द्वारा अग्निकुंड से इनकी उत्पत्ति बताई गई है। डॉक्टर ओझा सीवी वेद के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति किससे हुई है? तो डॉक्टर ओझा और सीवी वेद के अनुसार वैदिक आर्यों से, यानी सूर्यवंशी चंद्रवंशी क्षत्रियों से इनकी उत्पत्ति हुई है। अगला पॉइंट देखिए, शाकंभरी सांबर के चौहान वंश का संस्थापक आदि पुरुष किसे माना जाता है? तो शाकंभरी के चौहान वंश का संस्थापक या आदि पुरुष वासुदेव चौहान को माना जाता है। 551 ईस्वी के लगभग ये स्थापना आपकी की गई थी शाकंभरी के चौहान वंश की, वासुदेव चौहान के द्वारा। तो संस्थापक किसे माना जाता है या आदि पुरुष? तो वासुदेव चौहान को माना जाता है। ये महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा जाता है। आगे देखिए, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था? तो सांबर झील का निर्माण बिजोलिया शिलालेख के अनुसार पूछा जाए तो ये वासुदेव चौहान के द्वारा करवाया गया था। प्रारंभ में शाकंभरी के चौहानों की राजधानी क्या हुआ करती थी? तो प्रारंभ में शाकंभरी के चौहानों की राजधानी क्या हुआ करती थी? तो ये अहिछत्रपुर, वर्तमान नागौर आपका हो जाएगा, यानी अहिछत्रपुर जो है ये शाकंभरी के चौहानों की राजधानी हुआ करती थी। आगे देखिए, चौहान प्रारंभ में किन शासकों के सामंत हुआ करते थे? तो चौहान प्रारंभ में किन शासकों के सामंत हुआ करते थे? तो ये गुज्जर प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे। ये आपको ध्यान रखना है, चौहान पहले जो थे ये गुज्जर प्रतिहारों के सामंत थे। किस चौहान शासक ने गुज्जर प्रतिहारों वत्सराज की अधीनता से मुक्त होकर स्वतंत्र राज्य की स्थापना की? तो स्वतंत्र राज्य की स्थापना गुज्जर प्रतिहारों से मुक्त होकर किसने की थी? तो ये गुवक प्रथम के द्वारा की गई थी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, गुवक प्रथम के द्वारा ये की गई थी। ठीक है, ये सवाल काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, तो ध्यान रखना है। सीकर में हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? तो हर्षनाथ मंदिर का निर्माण भी गुवक प्रथम के द्वारा ही करवाया गया था। हर्षनाथ जो है ये चौहानों के इष्ट देव या कुल देवता यहाँ पर हो जाएंगे। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये कुछ सवाल जो है ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हर्षनाथ मंदिर का निर्माण गुवक प्रथम के द्वारा करवाया गया था। अब आगे देखिए, किस चौहान शासक की रानी रुद्राणी, जिन्हें आत्मप्रभा के नाम से भी जानते हैं, पुष्कर में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर शिव की उपासना करती थी? तो किस चौहान शासक की रानी थी रुद्राणी या आत्मप्रभा, जो पुष्कर में प्रतिदिन कितने दीपक जलाती थी? 1000 दीपक जलाकर शिव की उपासना करती थी। तो ये चंदन राज की पत्नी हो जाएगी। तो ये इसे याद रखना आप, चंदन राज की पत्नी हो जाएगी रुद्राणी या आत्मप्रभा। किस चौहान शासक ने पुष्कर में 108 शिव मंदिरों का निर्माण करवाया था? तो कौन सा चौहान शासक था जिसने पुष्कर में 108 शिव मंदिरों का निर्माण करवाया था? तो ये किसने करवाया था? तो ये वाकपति राज के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? वाकपति राज के द्वारा ये करवाया गया था। ये बात आप ध्यान रखिएगा, 108 जो है ये आपके शिव मंदिर किसने बनाए थे? वाकपति राज के द्वारा बनवाए गए थे। आगे देखिए, अजमेर के चौहान अजयराज व अर्णोराज। तो अजयराज जो है इनके बारे में देखिए। सबसे पहले अजमेर नगर की स्थापना 1113 ईस्वी में किस चौहान शासक ने की थी? तो 3 बार 1 लिखना है, फिर 3 लिखना है। इस समय आपकी किसकी स्थापना हुई थी? अजमेर की स्थापना हुई थी। और ये किसके द्वारा की गई थी? अजयराज के द्वारा की गई थी। अजयराज ने अजमेर को राजधानी बनाकर बीटली पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग बनवाया था? तो इनके द्वारा ही आपका अजमेर दुर्ग बनाया गया था, जिसे गढ़ बीटली या तारागढ़ दुर्ग के नाम से जानते हैं। एक तारागढ़ दुर्ग आपका कहाँ पर देखने को मिलेगा? आपको बूंदी में भी देखने को मिलता है। तो वो तारागढ़ दुर्ग जो है बूंदी वाला, वो किसके द्वारा बनाया गया था आपका? तो ये बर सिंह के द्वारा आपका लगभग 1354 ईस्वी में बनाया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी 2 तारागढ़ है आपके, एक तो अजमेर वाला है जिसे गढ़ बीटली के नाम से जानते हैं, एक आपका बर सिंह के द्वारा बूंदी में बनाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए,
अजयराज ने किन मुस्लिम आक्रमणकारियों को बुरी तरह पराजित किया था? तो अजयराज जो था ये काफ़ी वीर आपके जो है शासक रहे हैं। इन्होंने मुस्लिम आक्रमणकारियों को बुरी तरह पराजित किया था, गर्जनों को। तो ये याद रखना, गजनी के जो मतंग थे उनको इन्होंने पराजित किया था। अजयराज ने किस धातु के अजयप्रिय द्रम नामक सिक्के चलाए थे? तो किस धातु के इन्होंने अजयप्रिय द्रम नामक सिक्के चलाए थे? तो ये चांदी और तांबे के सिक्के इनके द्वारा चलाए गए थे। तो चांदी और तांबे के सिक्के इनके द्वारा चलाए गए थे। अजयराज के कुछ सिक्कों पर उनकी किस रानी का नाम अंकित मिलता है? तो किस रानी का नाम अजयराज के सिक्कों पर अंकित मिलता है? तो रानी सोमलवती जो थी, इनका नाम जो है वो अंकित मिलता है। सोमलवती जो है ये किनकी रानी हो जाएगी? अजयराज की रानी हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, इनका नाम जो है सिक्कों में देखने को मिलता है। और ये सवाल ऑलरेडी काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, या फिर ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है सोमलवती नामक सिक्के किसके द्वारा चलाए गए थे? तो अजयराज के द्वारा चलाए गए थे। अजयराज के बाद अजमेर की गद्दी पर 1133 ईस्वी में कौन बैठा था? तो 1133 ईस्वी में फिर कौन बैठेंगे? अर्णोराज यहाँ पर बैठे थे, जिन्हें आनाजी चौहान के नाम से भी जाना जाता है। तो अर्णोराज यहाँ पर बैठे थे। अर्णोराज ने अजमेर में किस प्रसिद्ध झील का निर्माण करवाया था? तो आना सागर झील का निर्माण जो है ये अर्णोराज के द्वारा ही करवाया गया था। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अर्णोराज के द्वारा आपके आना सागर झील का निर्माण करवाया गया था, और ये लगभग आपका 1137 ईस्वी के आसपास करवाया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। आना सागर झील के किनारे ही आपके कुछ प्रसिद्ध चीज़ें बनी हुई है, जो कि जहांगीर और शाहजहाँ के द्वारा बनाई गई थी। एक तो आपकी बारादरी बनी हुई है, जो कि आपकी किसके द्वारा बनाई गई थी? ये आपकी शाहजहाँ के द्वारा बनाई गई थी। और जहांगीर के द्वारा वहाँ पर आपका दौलत बाग बना हुआ है। तो दौलत बाग जो है ये किसके द्वारा बनाया गया था? ये जहांगीर के द्वारा बनाया गया था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आना सागर झील का निर्माण अर्णोराज ने क्यों करवाया था? तो आना सागर झील का निर्माण अर्णोराज के द्वारा क्यों करवाया गया था? तुर्कों के रक्त से अपवित्र हुई धरती को साफ करने के लिए चंद्रा नदी के पानी को रोककर आना सागर झील का निर्माण करवाया गया था। तो ये बात ध्यान रखनी है, तुर्कों के रक्त से अपवित्र हुई धरती को साफ करने के लिए चंद्रा नदी का पानी रोककर इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। तो यहाँ पर दो नदियों का पानी आता है, एक तो चंद्रा नदी और एक आपकी बांडी नदी। आगे देखिए, अर्णोराज ने पुष्कर में किस प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण करवाया था? तो वराह मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो वराह मंदिर का निर्माण ये आपके अर्णोराज के द्वारा करवाया गया था। और अगर आपसे मेवाड़ से संबंधित पूछा जाए तो मेवाड़ से संबंधित वराह मंदिर का निर्माण आपके अल्लट के द्वारा करवाया गया था। अर्णोराज के दरबार में कौन से दो प्रकांड विद्वान निवास करते थे? तो दो प्रकांड विद्वान निवास करते थे, एक तो देवबोध और एक आपके धर्मघोष। तो देवबोध और धर्मघोष जो है ये किसके दरबार में थे? तो ये अर्णोराज के दरबार में थे। ये बात आप याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट है। देवबोध और धर्मघोष जो है ये दो विद्वान जो है ये किसके दरबार में थे? अर्णोराज के दरबार में थे। अर्णोराज का मालवा गुजरात के किन चालुक्य शासकों के साथ संघर्ष हुआ? तो मालवा गुजरात के किन चालुक्य शासकों के साथ अर्णोराज का संघर्ष हुआ था? तो ये जयसिंह सिद्धराज और कुमारपाल के साथ इनका संघर्ष हुआ था। तो कुमारपाल हो गया, इसके अलावा जयसिंह सिद्धराज, इनके साथ जो है ये अर्णोराज का संघर्ष हुआ था। अर्णोराज की हत्या किसने कर दी थी? तो इनके ही पुत्र जगदेव के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। इसीलिए जगदेव को चौहानों का पितृहंता शासक कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद आपके आते हैं विग्रहराज चतुर्थ, जिन्हें बिसल देव के नाम से भी जानते हैं। विग्रहराज चतुर्थ का शासनकाल अगर आपसे पूछा जाए तो 1158 से लेकर 1163 ईस्वी इनका शासनकाल रहा है, जो कि इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। स्पदलक्ष सांबर अजमेर के चौहानों का स्वर्णकाल किस शासक के काल को माना जाता है? तो सांबर अजमेर के चौहानों का स्वर्णकाल अगर आपसे पूछा जाए तो ये विग्रहराज चतुर्थ के काल को ही माना जाता है, ठीक है। विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली के किन शासकों को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार कर लिया था? तो किन शासकों को पराजित करके दिल्ली पर अधिकार किया था? तो तोमर शासकों को पराजित करके दिल्ली पर अधिकार किसने किया था? तो विग्रहराज चतुर्थ ने किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। ये सवाल जो है ये सेकंड ग्रेड के एग्जाम में अभी जो आपका हुआ था उसमें पूछा गया था। आगे देखिए, विग्रहराज चतुर्थ ने गजनी के किस शासक को पराजित कर भारत से खदेड़ा था? तो विग्रहराज चतुर्थ ने गजनी के कौन से शासक को पराजित कर भारत से खदेड़ा था? तो अमीर खुसरू शाह को पराजित करके इन्होंने भारत से खदेड़ा था। विग्रहराज चतुर्थ ने स्वयं संस्कृत भाषा में किस प्रसिद्ध नाटक की रचना की? तो हरिकेली नाटक की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो ये विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। तो विग्रहराज चतुर्थ जो है इनके द्वारा ही आपके हरिकेली नाटक की रचना की गई थी। विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी कवि सोमदेव ने किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की? तो ललित विग्रहराज की रचना किसने की थी? सोमदेव के द्वारा की गई थी। तो सोमदेव किसके दरबार में हो जाएगा? आपका विग्रहराज के दरबार में हो जाएगा, विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में। और इनके द्वारा ललित विग्रहराज की यहाँ पर रचना की गई थी। जबकि हरिकेली नाटक किसने लिखा था? ये विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा स्वयं लिखा गया था, ठीक है। विग्रहराज चतुर्थ को विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण किस उपाधि से जाना जाता है? तो विग्रहराज चतुर्थ को विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण इन्हें कवि बांधव या कटि बंधु की उपाधि दी जाती है। तो कवि बांधव या कटि बंधु की उपाधि किन्हें दी जाती है? तो ये विग्रहराज चतुर्थ को दी जाती है।
विग्रहराज को कवि बांधव की उपाधि किसने दी थी? तो ये जयानक के द्वारा दी गई थी। तो जयानक के द्वारा ही इनको कवि बांधव की उपाधि दी गई थी। पूछा जा सकता है सवाल, याद रखिएगा। किस अंग्रेज विद्वान ने विग्रहराज की तुलना कालिदास व भवभूति से की है? तो कालिदास और भवभूति से तुलना विग्रहराज की किसके द्वारा की गई है? तो ये किलहॉर्न के द्वारा की गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए विग्रहराज की तुलना कालिदास से, इसके अलावा भवभूति से किसने की है? तो ये किलहॉर्न के द्वारा की गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा सकता है। आगे देखिए, विग्रहराज चतुर्थ ने टोंक में किस कस्बे और झील का निर्माण करवाया था? तो टोंक में इन्होंने बीसलपुर कस्बे का निर्माण करवाया और आपके बीसलपुर झील का निर्माण करवाया था। अजमेर में संस्कृत पाठशाला सरस्वती कंठाभरण का निर्माण किसने करवाया था? तो संस्कृत पाठशाला जो अजमेर में बनी हुई थी, जिसे सरस्वती कंठाभरण के नाम से जानते हैं, इसका निर्माण विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था। बाद में इस इमारत को तोड़कर यहाँ पर आपके जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा क्या बनाया गया था? 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया था, जो मस्जिद यहाँ पर बनाई गई थी। तो संस्कृत पाठशाला को तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस इमारत में बदल दिया था? तो 2.5 दिन के झोपड़े में बदल दिया था और इसे मस्जिद में बदला था। 2.5 दिन क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसको बदलने में 2.5 दिन लगे थे, इसलिए इसे 2.5 दिन का झोपड़ा बोल दिया जाता है। आगे देखिए, 2.5 दिन के झोपड़े की दीवारों पर आज भी किस नाटक की पंक्तियां उत्कीर्ण हैं? तो यहाँ पर हरी केली नाटक की पंक्तियां जो है ये उत्कीर्ण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आप याद रखिएगा। हरी केली नाटक स्वयं जो है ये आपके विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा ही लिखा गया था। अब आगे देखिए, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका सवाल बन सकता है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जन्म कब हुआ था? तो सबसे पहली बात ये ध्यान रखनी, 1166 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? अनहिल पाटन गुजरात में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, 1177 में ये राजा बने थे, ये बात भी ध्यान रखनी है। 1177 में, यानी 11 साल बाद, इनके जन्म के 11 साल बाद ये राजा बने 1177 में। पृथ्वीराज तृतीय के माता पिता का नाम क्या था? तो इनके माता पिता का नाम, पिता का नाम तो सोमेश्वर हो जाएगा, माता का नाम कपूरवी देवी हो जाएगा। तो याद रह जाएगा, पिता का नाम तो सोमेश्वर है, माता का नाम याद रखना कपूरवी देवी हो जाएगा, क्योंकि ये इनकी संरक्षिका बनी थी जब ये राजा बने थे। पृथ्वीराज तृतीय मात्र 11 वर्ष की आयु में किस वर्ष अजमेर की गद्दी पर बैठे? तो ये 1177 में राजा बने थे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। पृथ्वीराज के प्रारंभिक काल में प्रशासन संभालने में किसने मुख्य भूमिका निभाई? तो इनकी संरक्षिका इनकी माता कपूरवी देवी बनी थी। मुख्यमंत्री कौन थे? तो कदम्बवास, जिन्हें केमास के नाम से भी जाना जाता है, ये मुख्यमंत्री थे। सेनापति कौन थे? तो भुवन मल यहाँ पर सेनापति थे। तो तीनों बातें याद रखनी है। संरक्षिका तो आपकी कपूरवी देवी थी, मुख्यमंत्री कौन थे? केमास या कदम्बवास थे, सेनापति कौन थे? तो भुवन मल्ल यहाँ पर सेनापति थे। पृथ्वीराज तृतीय को विश्व विजेता होने के कारण कौन सी उपाधि प्राप्त थी? तो पृथ्वीराज तृतीय जो थे ये विश्व विजेता थे, इसलिए इन्हें कौन सी उपाधि दी जाती थी? दल पुंगल की उपाधि इन्हें दी जाती थी। पृथ्वीराज चौहान को इतिहास में अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? राय पिथौरा के नाम से इन्हें जाना जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे देखिए, 1178 ईस्वी में पृथ्वीराज ने अपने किस चचेरे भाई के विद्रोह का दमन किया? तो इन्होंने अपने चचेरे भाई के विद्रोह का दमन किया था नागार्जुन। तो नागार्जुन के विद्रोह का दमन इन्होंने कब किया था? 1178 में किया था। राजा ये कब बने थे? 1177 में बने थे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज ने गुड़गांव हिसार क्षेत्र में किस उपद्रवी जाति का दमन किया? तो 1182 में फिर इन्होंने भंडारकों का दमन किया था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 1178 में इन्होंने नागार्जुन के विद्रोह को दबाया, 82 में भंडारकों का इन्होंने दमन किया, और 1182 में ही आपका एक युद्ध हुआ था जिसे महोबा का युद्ध कहा जाता है, और महोबा का युद्ध को ही तुमुल का युद्ध भी कहा जाता है। तुमुल का युद्ध या महोबा का युद्ध जो है ये पृथ्वीराज ने किस चंदेल शासक को यहाँ पर हराया था? तो ये आपके पृथ्वीराज और परमादिदेव चंदेल के मध्य हुआ था। किसके मध्य हुआ था? पृथ्वीराज और परमादिदेव चंदेल के मध्य हुआ था। यहाँ पर परमादिदेव चंदेल जो था ये हार गया था, यह बात आपको ध्यान रखनी है। पृथ्वीराज की विजय हुई थी। 1182 में ये युद्ध हुआ था जिसे महोबा या तुमुल का युद्ध कहा जाता है। और जब ये युद्ध जीत गए थे पृथ्वीराज, तो यहाँ का प्रशासक किसे बनाया था? ये सवाल भी एग्जाम में बन के आता है। तो यहाँ का प्रशासक जो है ये पंजुन राय को बनाया गया था। किसे बनाया गया था? पंजुन राय कछवा को बनाया गया था। पंजुन राय कछवा जो है इसको बनाया गया था यहाँ पर प्रशासक, ये बात आपको ध्यान रखनी है। महोबा के युद्ध में परमादिदेव चंदेल के कौन से 2 महान वीर सेनापति लड़ते हुए मारे गए? तो परमादिदेव चंदेल के कौन से 2 महान वीर सेनापति लड़ते हुए मारे गए थे? तो यहाँ पर आला और उदल लड़ते हुए मारे गए थे। पृथ्वीराज चौहान का चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय के साथ किस राजकुमारी को लेकर विवाद हुआ था? तो भीमदेव द्वितीय के साथ आबू की राजकुमारी इच्छिनी को लेकर इनका विवाद हुआ था, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। यानी कि इनका चंदेल शासक तो कौन था? परमादिदेव था, और चालुक्य शासक पूछा जाए जिससे विवाद हुआ था तो ये भीमदेव द्वितीय था। दोनों बातें ध्यान रखनी है। 1187 ईस्वी में पृथ्वीराज और भीमदेव द्वितीय के मध्य संधि किसने करवाई थी? तो ये जगदेव प्रतिहार ने संधि करवाई थी, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है।
जगदेव प्रतिहार ने संधि करवाई थी आपके पृथ्वीराज और भीमदेव द्वितीय के मध्य। ठीक है, भीमदेव द्वितीय कौन से शासक थे? आपके चालुक्य शासक थे। तो याद रखिएगा, जगदेव प्रतिहार ने संधि करवाई थी। पृथ्वीराज चौहान और कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल के बीच दुश्मनी का कारण क्या था? तो जयचंद गढ़वाल और आपके पृथ्वीराज चौहान के मध्य जो है दुश्मनी का कारण था जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर गंधर्व विवाह करना। ये इसका विवाद का कारण था। संयोगिता के पिता जयचंद ने कन्नौज के में कौन सा यज्ञ आयोजित किया जिसमें पृथ्वीराज का अपमान किया था? तो यहाँ पर राजसूय यज्ञ आयोजित किया था। कौन सा यज्ञ था? राजसूय यज्ञ। आगे देखिए, तराइन का प्रथम युद्ध कब और किन के मध्य हुआ? तो तराइन का प्रथम युद्ध आपको पता ही 1191 में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था और यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो है इनकी विजय हुई थी। तराइन के प्रथम युद्ध में दिल्ली के किस गवर्नर ने मोहम्मद गौरी को भाले से घायल कर दिया था? तो दिल्ली के किस गवर्नर ने मोहम्मद गौरी को घायल कर दिया था? तो ये गोविंदराज हो जाएंगे, आपके पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पुत्र हो जाएंगे गोविंदराज। तराइन के प्रथम युद्ध का परिणाम क्या रहा? तो यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई, गौरी घायल होकर भाग गया। तराइन का मैदान वर्तमान में भारत के किस राज्य और जिले में स्थित है? तो ये करनाल हरियाणा में आपका स्थित है, पूछा जा सकता है, बेसिक सा सवाल है। तराइन का द्वितीय युद्ध सेकंड बैटल ऑफ तराइन कब लड़ा गया? तो ये 1192 ईस्वी में लड़ा गया पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के मध्य में और यहाँ पर मोहम्मद गौरी जीत गया था। मोहम्मद गौरी ने तराइन के द्वितीय युद्ध से पहले किसे अपना दूत बनाकर पृथ्वीराज के पास भेजा था? तो द्वितीय युद्ध से पहले अपना दूत बनाकर किसे पृथ्वीराज के पास भेजा था? तो किवाम उल मुल्क को जो है पृथ्वीराज के पास दूत बनाकर भेजा था। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा, किवाम उल मुल्क। तो मोहम्मद गौरी ने तराइन के द्वितीय युद्ध से पहले किसे अपना दूत बनाकर भेजा था? किवाम उल मुल्क। आगे देखिए, तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किस छल कपट का सहारा लिया था? तो संधि का जासा देकर सुबह सुबह राजपूत सेना पर अचानक आक्रमण कर दिया था। तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज के किस घोड़े ने धोखा दिया था? या फिर यहाँ पर पूछा जाता है पृथ्वीराज के घोड़े का नाम क्या था? तो पृथ्वीराज के घोड़े का नाम क्या था? नाट्यरंबा था। यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तराइन के द्वितीय युद्ध का परिणाम क्या रहा? तो पृथ्वीराज चौहान की यहाँ पर हार हुई थी। भारत में मुस्लिम सत्ता की यहाँ से नींव पड़ना शुरू हो गई थी तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद। हसन निजामी के ग्रंथ ताज उल मासीर के अनुसार युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान का क्या हुआ? तो ताज उल मासीर जो है इसके अनुसार, जो कि हसन निजामी का ग्रंथ है, उन्हें बंदी बनाकर अजमेर लाया गया, जहां उन्होंने गौरी के अधीन शासन किया और बाद में मार दिया गया। तो ये किसके अनुसार है? हसन निजामी के अनुसार है, ताज उल मासीर के अनुसार। जबकि पृथ्वीराज रासो के अनुसार क्या है? तो पृथ्वीराज रासो के अनुसार है गजनी ले जाया गया और जहां उन्होंने शब्दभेदी बाण से गौरी की हत्या कर दी या गौरी को मार दिया। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हसन निजामी के अनुसार पूछा जाए तो ये वाला सही होगा और पृथ्वीराज रासो के अनुसार पूछा जाए तो शब्दभेदी बाण वाला सही होगा। पृथ्वीराज तृतीय के प्रमुख दरबारी विद्वान कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। दरबारी विद्वान अगर आपसे पूछे जाए तो चंद्रप्रदाय तो आपको पता ही है। चंद्रप्रदाय का जन्म लाहौर में हुआ था और इन्हें पृथ्वी भट्ट के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। जयानक जो है इनके दरबारी विद्वान थे। विद्यापति गौड़ भी इनके दरबारी विद्वान थे। वागीश्वर भी इनके दरबारी विद्वान थे। जनार्दन और विश्वस्वरूप। ये सवाल जो है इतना इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। 4-5 नाम दे देते हैं और बोल देते हैं पृथ्वीराज के दरबारी विद्वान कौन थे। तो याद रखिएगा, जयानक तो है ही सही, विद्यापति गौड़, वागीश्वर, जनार्दन और विश्वस्वरूप, ठीक है। आगे देखिए, प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज विजय की रचना किसने की थी? तो पृथ्वीराज विजय ग्रंथ की रचना जयानक के द्वारा की गई है। इंपॉर्टेंट सवाल है। तो पृथ्वीराज विजय किसने लिखा? जयानक ने लिखा है। अब हम देखेंगे रणथंभौर के चौहानों के बारे में। रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना 1194 ईस्वी में किसने की थी? तो पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंदराज के द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता से 1194 में रणथंभौर की स्थापना की गई थी, रणथंभौर में चौहान वंश की, ठीक है। गोविंदराज के बाद रणथंभौर के प्रमुख शासक कौन कौन हुए थे? तो वल्हण, प्रहलादन, वीर नारायण, वाघभट्ट और जेत्र सिंह। जेत्र सिंह किन के पिता है? तो ये हमीर देव चौहान के पिता है, रणथंभौर वाले के, ठीक है। तो वल्हण, प्रहलादन, वीर नारायण, वाघभट्ट और जेत्र सिंह। तो याद रखना, वीर नारायण वाघभट्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, रणथंभौर के किस शासक को दिल्ली ले जाकर इल्तुतमिश ने वध कर दिया? तो दिल्ली ले जाकर इल्तुतमिश के द्वारा किसका वध किया गया था? तो वीर नारायण का वध किया गया था। यह बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद वाघभट्ट ने पुनः अधिकार किया था। तो इसके बाद वाघभट्ट ने फिर यहाँ पर पुनः अधिकार किया। हमीर देव चौहान का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो 1282 से लेकर 1301 तक हमीर देव चौहान का शासन रहा है। और ये किनके पुत्र थे? जेत्र सिंह के पुत्र थे। इनकी माता का नाम पूछा जाए तो हीरा देवी इनकी माता का नाम हो जाएगा। तो हीरा देवी माता का नाम है, पिता का नाम जेत्र सिंह है। शासन 1282 से 1301 तक इन्होंने किया है। हमीर देव ने अपने पिता जेत्र सिंह के 32 वर्षों के शासन की याद में रणथंभौर में क्या बनाया था?
तो 32 वर्षों के शासन की याद में 32 खंभों की छतरी बनाई थी, जिसे न्याय की छतरी कहा जाता है। ठीक है, तो 32 खंभों की छतरी बनाई, जिसे क्या कहा जाता है, न्याय की छतरी कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, हमीर देव ने अपने जीवन में कितने युद्ध लड़े और कितनों में विजय प्राप्त की? तो हमीर देव चौहान ने 17 युद्ध लड़े थे, 16 जीते थे। उसमें 16 जीते थे, एक हारे थे, और एक जो लास्ट वाला हारा उसमें सारा सब कुछ खत्म हो गया। इन्होंने दिग्विजय की नीति अपनाई थी। ठीक है, हमीर देव ने अपनी दिग्विजय नीति के तहत किन शासकों को पराजित किया था? तो भीमरस का अर्जुन जो था, इसको पराजित किया था। परमार शासक भोज को पराजित किया था। मेवाड़ के समर सिंह को पराजित किया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। मेवाड़ के समर सिंह को इन्होंने पराजित किया था। ठीक है, हमीर देव ने अपने दिग्विजय अभियानों के बाद कौन सा यज्ञ करवाया था? तो कोटि जन यज्ञ इनके द्वारा करवाया गया था। तो कोटि जन यज्ञ इनके द्वारा करवाया गया था। और इसके राजपुरोहित कौन थे? तो कोटि जन यज्ञ जो करवाया था, इसके राजपुरोहित विश्वस्वरूप थे। कौन हो जाएंगे? विश्वस्वरूप हो जाएंगे। और इनके द्वारा कोटि जन यज्ञ करवाया गया था। आगे देखिए, दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर कब आक्रमण किया, जिसे हमीर ने विफल कर दिया? तो रणथंभौर पर आक्रमण जो है जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा कब किया गया था? तो जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन नहीं है। जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा आक्रमण 1290 से 1292 के आसपास किया गया था। ये बात ध्यान रखनी है। जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग को जीतने में असफल होने के कारण फिर क्या प्रसिद्ध कथन कहा था? तो जलालुद्दीन खिलजी जब रणथंभौर दुर्ग को नहीं जीत पाया था, तो इसके द्वारा क्या कथन कहा गया था? ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। और ये सवाल ऑलरेडी काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, बहुत बेसिक सी जानकारी आपको पता होगा। अलाउद्दीन खिलजी और हमीर देव के बीच युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो अलाउद्दीन खिलजी और हमीर देव के बीच में जो युद्ध का कारण था, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। हमीर देव चौहान द्वारा अलाउद्दीन के विद्रोही थे मंगोल नेता मुहम्मद शाह और केहबरू को शरण देना। तो इन्होंने क्या किया था? मुहम्मद शाह और केहबरू को शरण दी थी। ये बात ध्यान रखनी है। किसको शरण दी थी? मुहम्मद शाह और केहबरू को। हमीर द्वारा विद्रोही मंगल नेताओं को शरण देने के अलावा क्या प्रदान किया गया था? तो इन्हें जगना की जागीर भी प्रदान की गई थी। हमीर के किस हट या जिद के कारण इतिहास में वो प्रसिद्ध है? तो शरणागति की रक्षा के हट के कारण इन्हें कहा जाता है तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। ठीक है, तो हमीर हट के नाम से इन्हें जाना जाता है। शरणागत की रक्षा के हट के कारण इन्हें ऐसा कहा जाता है। 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने किन सेनापतियों को रणथंभौर पर आक्रमण के लिए भेजा था? तो 1299 में अलाउद्दीन खिलजी ने उलुग खां को, नुसरत खां को और आपके अल्प खां को भेजा था। तो उलुग खां, नुसरत खां और अल्प खां को यहाँ पर भेजा गया था। 1299 ईस्वी के इस युद्ध में हमीर के कौन से 2 सेनापति ने तुर्क सेना को बुरी तरह हराया था? तो हमीर के 2 सेनापति थे, एक का नाम था भीम सिंह, एक का नाम था धर्म सिंह। तो भीम सिंह और धर्म सिंह जो थे, इन्होंने बुरी तरह हराया था आपके अलाउद्दीन खिलजी की सेना को 1299 के युद्ध में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इस युद्ध में वापस लौटते समय हमीर का कौन सा वीर सेनापति अल्प खां की सेना से लड़ता हुआ मारा गया था? तो यहाँ पर भीम सिंह जो है ये मारा गया था। तो ये भीम सिंह जो है ये मारा गया था। फिर भीम सिंह की मृत्यु के बाद हमीर ने अपने किस मंत्री को अंधा करवा दिया था? तो मंत्री भोज को यहाँ पर अंधा करवा दिया था। आगे देखिए, रणथंभौर की घेराबंदी के मैदान दौरान अलाउद्दीन का कौन सा प्रमुख सेनापति पत्थर लगने से मारा गया था? तो नुसरत खां यहाँ पर मारा गया था। तो रणथंभौर की जब घेराबंदी की थी, तो यहाँ पर नुसरत खां मारा गया था, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति। ये बात आपको ध्यान रखनी, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन ने स्वयं आकर रणथंभौर को घेरा, तब हमीर के किन 2 सेनापतियों ने विश्वासघात किया? तो यहाँ पर रणमल और रतिपाल के द्वारा विश्वासघात किया गया था। किसके द्वारा? रणमल और रतिपाल के द्वारा यहाँ पर विश्वासघात किया गया। इनको दुर्ग का लालच देकर अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी तरफ मिला लिया था, रणमल और रतिपाल। रणथंभौर का ऐतिहासिक साका कब हुआ था? तो 1301 में हुआ था। एग्जैक्ट डेट पूछी जाए तो 11 जुलाई 1301 को हुआ था, क्योंकि एक बार एग्जाम में एग्जैक्ट डेट भी पूछी जा चुकी है। तो 11 जुलाई 1301। राजस्थान में इस प्रथम साके में राजपूत महिलाओं ने किसके नेतृत्व में जौहर किया? तो हमीर की पत्नी थी रंग देवी। हमीर की पत्नी थी रंग देवी, इनके नेतृत्व में यहाँ पर जौहर किया गया था। ठीक है, और हमीर की जो पुत्री थी देवलदे, उन्होंने पद्मा तालाब में कूदकर जो है अपने प्राण दे दिए थे, तो उसे जल जौहर कहा गया था। यानी यहाँ पर आपका जो नॉर्मल जौहर है वो भी हुआ था और जल जौहर भी यहाँ पर हुआ था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। जो आपके राजपूत महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था? रंग देवी ने किया था, जो कि अमीर की पत्नी थी। और देवलदे जो इनकी पुत्री थी, उन्होंने पद्मा तालाब में कूदकर जल जौहर किया था। आगे देखिए, रणथंभौर विजय के बाद अमीर खुसरो ने क्या प्रसिद्ध कथन कहा था? तो अमीर खुसरो जो है वह आया था, तो उसने क्या कहा था? आज कुफ्र यानी धर्म विरोध का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। तो आज कुफ्र यानी धर्म विरोध का गढ़ जो है वो इस्लाम का घर हो गया। ये किसने कहा था? अमीर खुसरो ने यहाँ पर कहा था। 1301 ईस्वी में रणथंभौर विजय के बाद अलाउद्दीन
ने दुर्ग का प्रशासक किसे नियुक्त किया? तो यहाँ पर दुर्ग का प्रशासक उलुग खां को नियुक्त किया था। किसे नियुक्त किया? उलुग खां को। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे देखिए, नयनचंद सूरी द्वारा हमीर देव पर रचित प्रसिद्ध महाकाव्य कौन सा है? तो हमीर महाकाव्य जो है ये नयनचंद्र सूरी के द्वारा लिखा गया है। जोधराज के द्वारा हमीर रासो यहाँ पर लिखा गया है। और कवि चंद्रशेखर जो कि आपके बूंदी के जो शासक थे सुरजनहाड़ा, उनके दरबार में रहते थे, तो सुरजनहाड़ा के दरबार में थे कवि चंद्रशेखर, इनके द्वारा हमीर हट और सुरजन चरित्र यहाँ पर लिखा गया है। तो हमीर हट और सुरजन चरित्र चंद्रशेखर के द्वारा लिखा गया है। आगे देखिए, जालोर के चौहान कानड़देव, तो यहाँ पर पूरी डिटेल हम देखेंगे। जैसे जालोर का प्राचीन नाम क्या था? तो जाबालीपुर प्राचीन नाम था। महर्षि जाबाली की तपोभूमि रही है जालोर। जालोर दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है जिसके कारण यहाँ के चौहान सोनगरा कहलाए? तो सुवर्णगिरी या कनकाचल पहाड़ी पर स्थित है आपका जालोर का दुर्ग। जालोर में सोनगरा चौहान वंश की स्थापना 1181 में किसके द्वारा की गई थी? तो कीर्तिपाल चौहान के द्वारा की गई थी। यह नाडोल के अलहन का पुत्र था। तो नाडोल के अलहन का पुत्र था कीर्तिपाल चौहान, और इसके द्वारा जालोर में चौहान वंश की स्थापना की गई थी। तो ये दोनों बातें ध्यान रखनी है, ये आपको महत्वपूर्ण सवाल। आगे देखिए, इतिहासकार मुणोद नेणसी ने कीर्तिपाल चौहान को क्या कहकर पुकारा है? तो कीतू एक महान राजपूत। ये किसने कहा है आपके? तो मुणोद नेणसी ने कहा है। मुणोद नेणसी ने कीर्तिपाल को कीतू एक महान राजपूत शासक कहा है। कीर्तिपाल के बाद जालोर का शासक कौन बना जिसने सुदृढ़ प्राचीर दीवार का निर्माण करवाया? तो फिर जालोर का शासक आपका समर सिंह बना था, जिसने सुदृढ़ प्राचीर दीवार का निर्माण करवाया था। कीर्तिपाल के बाद कौन बना? समर सिंह बना। फिर उसके बाद जालोर के किस प्रतापी शासक ने दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश और आपके नसरुद्दीन महमूद के आक्रमणों को विफल किया? तो इल्तुतमिश और आपके नसरुद्दीन महमूद के आक्रमणों को विफल किसके द्वारा किया गया था? तो ये उदय सिंह के द्वारा किया गया था। 1205 से 1257 तक इनका शासनकाल रहा है। तो उदय सिंह के द्वारा ये आपके जो है आक्रमणों को विफल किया गया था, इल्तुतमिश और नसीरुद्दीन महमूद के। और समर सिंह किसके बाद बना था? कीर्तिपाल के बाद बना था। तो क्रम याद रखना, कीर्तिपाल, समर सिंह, फिर आपके उदय सिंह, फिर आपके आते कानड़देव। कानड़देव जालोर का शासक कब बना? तो 1305 में बना। 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण के लिए किसे भेजा जिसने कानड़देव को संधि के लिए राजी किया? तो यहाँ पर एन उल मुल्क मुल्तानी को भेजा गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण के लिए किसे भेजा था जिसने कानड़देव से संधि के लिए राजी किया था? तो ये था एन उल मुल्क मुल्तानी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे देखिए, अलाउद्दीन के दरबार में कानड़देव के स्वाभिमान को ठेस पहुंचने पर उन्होंने क्या किया? वे दरबार छोड़कर जालोर लौट आए और अलाउद्दीन को युद्ध की चुनौती दी। 1298 ईस्वी में अलाउद्दीन की सेना जब गुजरात से लौट रही थी तब कानड़देव ने क्या किया था? तो सोमनाथ के शिवलिंग के टुकड़ों को छीनकर जालोर में स्थापित किया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कानड़देव और अलाउद्दीन खिलजी के बीच संघर्ष की जानकारी किन ग्रंथों में मिलती है? तो आपको ध्यान रखना है, कानड़देव और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में जो संघर्ष की जानकारी है ये आपको किस में मिलती है? तो पद्मनाभ द्वारा रचित कानड़देव प्रबंध में और वीरदेव सोनगरारी बाद में मिलती है। तो पद्मनाभ रचित आपके कानड़देव प्रबंध में और वीरमदेव सोनगरारी वाद में आपको इसकी जानकारी मिलती है। जो अलाउद्दीन खिलजी और आपके कानड़देव प्रबंध जो है इनके मध्य जो आपके युद्ध हुए हैं इसकी जानकारी एक तो पद्मनाभ द्वारा रचित कानड़देव प्रबंध में मिलती है और एक आपकी वीरमदेव सोनगरारी वाद में मिलती है। ठीक है। पद्मनाभ के ग्रंथ के अनुसार अलाउद्दीन के आक्रमण का मुख्य कारण क्या था? तो अलाउद्दीन के आक्रमण का मुख्य कारण था अलाउद्दीन की पुत्री फिरोजा का कानड़देव के पुत्र वीरमदेव से एक तरफा प्रेम होना। ठीक है, तो ये याद रखना, अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री थी फिरोजा, तो कानड़देव के पुत्र थे वीरमदेव, तो फिरोजा जो है ये पसंद करती थी वीरमदेव को। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। जालोर दुर्ग की कुंजी किस दुर्ग को कहा जाता है? तो जालोर दुर्ग की कुंजी किस दुर्ग को कहा जाता है? तो ये सिवाना दुर्ग को कहा जाता है। सिवाना दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो इंपॉर्टेंट है, सिवाना दुर्ग का निर्माण वीर नारायण के द्वारा करवाया गया था। तो वीर नारायण पंवार के द्वारा आपके सिवाना दुर्ग का निर्माण करवाया गया था, जो कि आपका हल्देश्वर की पहाड़ी पर बना हुआ है। तो हल्देश्वर की पहाड़ी पर आपका सिवाना दुर्ग बना हुआ है और इसका निर्माण किसने करवाया था? वीर नारायण ने करवाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 ईस्वी में सिवाना पर आक्रमण के लिए किसे भेजा था? तो कमालुद्दीन गुर्ग को यहाँ पर भेजा था। तो 1308 में किसको भेजा? सिवाना पर आक्रमण के लिए कमालुद्दीन गुर्ग को भेजा था। 1308 ईस्वी में सिवाना दुर्ग का रक्षक कौन था जिसने वीरतापूर्वक युद्ध किया? तो सातलदेव चौहान यहाँ पर थे, जिन्हें शीतलदेव के नाम से भी जानते हैं, कानड़देव का भतीजा, और ये यहाँ पर लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे सातलदेव चौहान सिवाना में। सिवाना दुर्ग के साके 1308 में किसने अलाउद्दीन के साथ विश्वासघात किया था? तो यहाँ पर था भांवला पंवार। इसने मामादेव कुंड में गो रक्त मिला दिया था। तो यहाँ पर भांवला पंवार जो था इसने विश्वासघात किया था। आपके रणथंभौर में तो रणमल रतिपाल ने विश्वासघात किया, यहाँ पर सिवाना में आपके भांवला पंवार ने विश्वासघात किया था।
और सिवाना को जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम बदल कर क्या कर दिया, खेराबाद कर दिया, खेराबाद कर दिया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग जब जीता था तो उसका नाम क्या किया था, खिजराबाद। और अभी जालोर जीतेंगे तो इसका नाम क्या कर देंगे, जलालाबाद। तो याद रखना है। अलाउद्दीन ने जालोर पर अपना अंतिम और निर्णायक आक्रमण कब किया, तो जालोर पर अंतिम आक्रमण हुआ था 1311 में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, जबकि सिवाना में कब हो गया, 1308 में हो गया। 1311 ईस्वी में जालोर आक्रमण में किस राजपूत सैनिक ने विश्वासघात किया था, तो यहाँ पर बीका दैया ने विश्वासघात किया। तो यहाँ पर किसने विश्वासघात किया, बीका दैया ने। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जबकि सिवाना पे भावला पवार ने विश्वासघात किया है। बीका दैया के विश्वासघात का पता चलने पर उसकी हत्या किसने कर दी थी, तो उसकी स्वामी भक्त पत्नी हीरादे ने कर दी थी। आगे देखिए, जालोर के साके 1311 में कौन से वीर लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए, तो कानड़देव और उनके पुत्र वीरमदेव। वीरमदेव ने किस माता के मंदिर के सामने कटार घोंपकर अपनी जीवन लीला समाप्त की थी, तो आशापुरा माता के सामने, आशापुरा माता के मंदिर के सामने। कानड़देव का कौन सा भाई जालोर पतन के बाद अलाउद्दीन की सेवा में चला गया, जिसे बाद में चित्तौड़ सौंपा गया। तो कानड़देव का कौन सा भाई जालोर पतन के बाद अलाउद्दीन की सेवा में चला गया, फिर बाद में उसे चित्तौड़ सौंपा गया, तो ये मालदेव सोनगरा चला गया था, मुछला मालदेव। जालोर पर अधिकार करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने उसका नाम क्या कर दिया, तो जालोर जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम क्या कर दिया, जलालाबाद कर दिया। और एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग में किस मस्जिद का निर्माण करवाया था, तो तोपखाना मस्जिद, जिसे अलाई मस्जिद कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए अलाई मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, तो अ से याद रखना, औरंगजेब, ये अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ठीक है, किसने करवाया, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अ से अलाई हो जाएगा, अ से अलाउद्दीन हो जाएगा। इसे तोपखाना मस्जिद भी कहा जाता है। कहाँ पर करवाया था, जालोर दुर्ग में करवाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे देखिए, नाडोल व सिरोही के चौहान। नाडोल पाली में चौहान वंश की स्थापना 950 ईस्वी में किसने की थी, तो लक्ष्मण चौहान के द्वारा की गई थी। तो नाडोल में चौहान वंश की स्थापना किसने की भैया, लक्ष्मण चौहान ने। यह शाकंभरी के वाघपति राज का पुत्र था। किसका पुत्र था, ये वाघपति राज का पुत्र था, शाकंभरी के वाघपति राज का। सिरोही के चौहानों को किस नाम से जाना जाता है, तो देवड़ा चौहान इन्हें कहा जाता है। सिरोही में चौहान देवड़ा वंश की स्थापना 1311 ईस्वी में किसने की थी, तो सिरोही में चौहान देवड़ा वंश की स्थापना 1311 ईस्वी में किसने की थी, तो ये लुम्बा ने की थी। तो लुम्बा के द्वारा सिरोही में चौहान देवड़ा वंश की स्थापना 1311 में की गई थी और इन्होंने आबू व चंद्रावती के परमारों को यहाँ पर हराया था। सिरोही के किस शासक ने 1405 में शिवपुरी नगर की स्थापना की, तो 1405 में शिवपुरी नगर की स्थापना किसने की थी, शिवभान ने की थी। सिरोही नगर की स्थापना 1425 में सरनावा पहाड़ी पर किसने की थी, तो 1425 में आपके सिरोही नगर की स्थापना सहसमल देवड़ा के द्वारा की गई थी। मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने किस देवड़ा शासक को पराजित कर सिरोही के कुछ भागों आबू बसंतगढ़ पर अधिकार कर लिया था, तो ये सहसमल को पराजित किया था कुंभा ने। राणा कुंभा जो थे, इन्होंने सहसमल को पराजित किया था। और 1583 में जो आपका दत्तानी का युद्ध हुआ था, सिरोही के किस शासक ने महाराणा प्रताप के भाई जगमाल और राय सिंह को पराजित किया था, तो एक तो आपका जगमाल था जो कि अकबर की तरफ से लड़ने आया था, और एक आपका कौन था, राय सिंह था जो कि अकबर की तरफ से लड़ने आया था दत्तानी के युद्ध में। तो इनको पराजित किसने किया था, 1583 में, तो ये राव सुल्तान देवड़ा ने पराजित किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। एक आपका दिवेर का युद्ध होता है, दिवेर का युद्ध तो आपका 1582 में हुआ था और ये आपका 1583 में हुआ है, तो दोनों याद रखना। आगे देखिए, हाड़ौती या कोटा बूंदी के चौहान। हाड़ौती क्षेत्र कोटा बूंदी झालावाड़ बारा में चौहानों की किस शाखा का शासन था यहाँ पर, तो हाड़ा चौहान शाखा का यहाँ पर शासन था। बूंदी में हाड़ा चौहान वंश की स्थापना 1241 ईस्वी में किसने की थी, तो ये राव देवा के द्वारा की गई थी, जेता मीणा को पराजित करके, राव देवा के द्वारा। रणथंभौर दुर्ग का रक्षक कौन सा हाड़ा शासक था जिसने 1569 में अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, तो रणथंभौर दुर्ग का रक्षक 1569 में कौन था, तो ये आपके राव सुरजन हाड़ा थे। राव सुरजन हाड़ा ने अकबर से संधि कर ली थी, अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन इन्होंने विवाह संबंध स्थापित नहीं किए थे। ये बात आपको ध्यान रखनी, क्योंकि ये सवाल भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऐसा कौन सा शासक है जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली लेकिन विवाह संबंध स्थापित नहीं किया, तो ये कौन थे, राव सुरजन हाड़ा। सुरजन हाड़ा के आश्रित कवि चंद्रशेखर ने किस ग्रंथ की रचना की, तो ये हम देख चुके हैं, हमीर हट, और आपका जो एक सुरजन चरित्र इनके द्वारा लिखा गया है। मुगल सम्राट जहांगीर ने बूंदी के किस शासक को सर बुलंद राय और रामराज की उपाधि दी थी, तो बूंदी के किस शासक को सर बुलंद राय और रामराज की उपाधि दी गई जहांगीर के द्वारा, तो ये राव रतन सिंह को दी गई थी। तो याद रखिएगा। कोटा को बूंदी से अलग कर एक स्वतंत्र राज्य कब और किसने बनाया था, तो 1631 में बूंदी से, कोटा को बूंदी से अलग करके 1331 में माधो सिंह ने जो है कोटा को एक स्वतंत्र राज्य बनाया था। कोटा को स्वतंत्र राज्य का दर्जा किस मुगल सम्राट ने प्रदान किया था, तो ये शाहजहां ने प्रदान किया था माधो सिंह की बहादुरी से प्रसन्न होकर। तो माधो सिंह की बहादुरी से प्रसन्न होकर 1631 में कोटा को अलग राज्य यहाँ पर बनाया था।
कोटा के किस शासक ने मुकुंदरा की पहाड़ियों में अबली मिणी महल का निर्माण करवाया था? तो अबली मिणी महल जो है ये आपका कहाँ पर बना हुआ है? ये आपका कोटा में ही बना हुआ है। तो इसका निर्माण किसने कराया था? राव मुकुंद सिंह हाड़ा ने कराया था। तो ये मुकुंदरा की पहाड़ियों में बना हुआ है, तो राव मुकुंद सिंह हाड़ा ने करवाया था। किसने करवाया था? मुकुंद सिंह हाड़ा ने करवाया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक आपका किशोर सागर तालाब है, वो भी आपका कहाँ पर है? कोटा में ही है। 1658 में धर्मत के युद्ध में कोटा के किस शासक ने शाही सेना की ओर से लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की थी? तो धर्मत का युद्ध आपको पता है 1658 में हुआ था। और यहाँ पर कोटा के किस शासक ने आपके लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की थी? तो राव मुकुंद सिंह हाड़ा ने यहाँ पर लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की थी। कोटा के शासक राम सिंह ने 1707 ईस्वी में किस युद्ध में भाग लिया था? तो इन्होंने जाजव के युद्ध में भाग लिया था। ठीक है, किस युद्ध में भाग लिया था? 1707 में जाजव के युद्ध में भाग लिया था कोटा के राम सिंह ने। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट सवाल थे वो हमने डिस्कस किए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।